कूलॉम्स लॉ के बहुत पास पहुंच गए हैं। उससे पहले अपन को एक चीज समझनी होगी, पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसे आप वहां बैठे हो, ये पॉइंट साइज है क्या? ना, ये पॉइंट साइज नहीं है, ये पॉइंट साइज है। वहां से देख रहे हो आप, पॉइंट साइज है ना? ओके, और ये मेरे लिए देखूं तो ये पॉइंट साइज नहीं है, पर अगर 10-15 मीटर दूर से कोई देखेगा तो उसको ये छोटा सा ही दिखेगा, और ये तो शायद वहां से दिखेगा भी नहीं, और ये इतना सा दिख जाए, तो उस आदमी के लिए ये एक पॉइंट साइज होगा, क्योंकि उसको कंपैरेटिवली ये साइज नजर आ रहा होगा। और मैं यहां से देख रहा हूं, मेरे लिए ये पॉइंट साइज हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट साइज नहीं हो सकता। मैं इसको पॉइंट साइज बनाऊं तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा इस तरीके से, ऑल अराउंड, ये पॉइंट साइज बने। एक दूर किसी पहाड़ी पे एक आदमी है ना, एक आदमी पॉइंट साइज होता है क्या? लेकिन वहां पर अगर कहीं पर कोई आदमी है तो मुझे ऐसा नजर आया, पता नहीं यार क्या बंदर है या कोई जानवर है कि कोई बर्ड है या आदमी है, पता नहीं कौन है, बस एक चमकीला सा डब्बा सा जैसे उसके व्हाइट शर्ट का है वो नजर आएगा। कुछ है, समथिंग इज देयर व्हिच इज मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, तो वो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। और अगर उस पे चार्ज है तो उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। पॉइंट चार्ज सिंपली किसको कहेंगे? इट इज a charged object having negligible size in comparison of the observation distance। ठीक है, अगर जिस डिस्टेंस से हम देख रहे हैं उस डिस्टेंस की कंपैरिजन में चार्ज ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है ना, तो ऐसे में उसको बोल देते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज बोल देंगे। जैसे मैं कहूं कि ये दो बॉल्स हैं और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, क्या मैं इन बॉल्स को पॉइंट चार्ज बोल सकता हूं? इनके ऊपर अगर चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, क्या मैं इनको पॉइंट चार्ज बोल सकता हूं? नो, क्योंकि अगर मैं इसके साइज को कहूं x, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है नियरली 3x है। एज टू एज, सेंटर टू सेंटर कहूं तो 4x हो जाएगा लगभग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है चार्ज, और ये भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसका साइज बहुत छोटा है इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में। अगर मैं कहूं कि इसका जो साइज है ना, ये साइज x है, और इनका बीच का जो सेपरेशन ये है, ये सेपरेशन, ये डिस्टेंस, ये r है, तो x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो मैं कहूंगा इट इज पॉइंट चार्ज। ये भी पॉइंट चार्ज। और याद रखना, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। इन दिस सिनेरियो कूलॉम्स लॉ विल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, इनडायरेक्टली उसका कुछ प्रोसेस अपन लगाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मेट से, तब जाके वो इस पे अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज ऐसी सीन के लिए कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। बोलो, बात समझ में आई? ये चीजें अभी आपको समझ में आ गई ना, तो जब आप इनको पढ़ोगे तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगे। अभी तक कूलॉम्स लॉ पढ़ा है क्या कभी बेटा? पढ़ा है? कूलॉम्स लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं बताता हूं कूलॉम्स लॉ। इट टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह का होता है, एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देंगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव ऐसा नहीं, फालतू का रहता नहीं फैलाना है। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट फोर्स के बारे में है, तो डेफिनेटली इट हैज टू मेंशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट दिख रहा हूं बोर्ड पे, आप उसको देखना। पहले तो मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊंगा, जैसे कूलॉम ने कहा वैसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ जी, क्या कहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब ये नहीं कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, ये वर्ड नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है?
क्योंकि यहां बात सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की हो रही है। अगर वो मूविंग चार्ज है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स और आ जाएगा, तो वो अलग से आएगा भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स तब भी इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक बात है। तो फालतू के वर्ड नहीं डालने हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, ये डाल दिया। या फिर आप इसमें स्टेशनरी चार्ज, ऐसे फालतू का रायता नहीं फैलाना है। कीप इट सिंपल। हाँ जी, मैग्नीट्यूड इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of the product. टू पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, तो वो जो 2 पॉइंट चार्जेस है ना, उनका प्रोडक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैं वही कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, नीचे ई इसलिए लिखा है क्योंकि ये फोर्स किस टाइप कैटेगरी का है, इलेक्ट्रिक टाइप का है। इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, और किसका मैग्नीट्यूड को अंदर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कर लो और उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और मैग्नीट्यूड में साइन को अलाउ नहीं होता है ना। तो फिर इनमें तो साइन होता है क्योंकि चार्ज की वैल्यू एल्जेब्रिक होती है, उसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। हमें उस प्लस माइनस को क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। अच्छा बेटा, सेपरेशन मतलब समझते हो ना, कितना दूर है ना, कितना दूर है उसको सेपरेशन बोलते हैं। तो मैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वगैरह ऐसे वर्ड यूज नहीं कर रहा। आई वॉन्ट टू मेक इट विद द मिनिमम काउंट ऑफ वर्ड्स। ओके ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। हो गया। सीन ऐसा है कि ये है, यहां पर पड़ा है Q1 और ये है Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R। ठीक है, मैग्नीट्यूड के स्टेटमेंट की बात हो गई। अभी तो हमने डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की, तो स्टेटमेंट पूरा कैसे हो सकता है। फिर बात आती है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is always along the line joining the charges। याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट टिल हियर, यहां तक लिखते हैं दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आपने मैग्नीट्यूड की बात करके छोड़ दिया, डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन जरूरी है। It is about force, so direction is very necessary to be involved। अब इनको देखो, ये दो चार्जेस है ना, इनको ज्वाइन करती वो लाइन, ये वो लाइन है, और इसके अलोंग होगा। अब एक बात सोचो, इसके अलोंग और कुछ क्यों नहीं कहा कि भाई इस तरफ होगा उस तरफ होगा, ऐसा क्यों नहीं कहा। वो इसलिए नहीं कहा कि अगर ये लाइक चार्जेस है ना तो ऐसे होगा, ये तो उसको उधर धक्का देगा और ये बदले में इसको इधर धक्का देगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। समझ गए। और अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो फिर ये तो उसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, तो इसको खींचेगा, और ये उसे खींचेगा। सही है ना। एक रस्सी को आप दोनों पकड़ लो, आप दोनों एक दूसरे पर अपनी जगह पे खड़े हो, उस रस्सी को एक जना खींचे तो दूसरे पे खिंचाव लगेगा। तो क्या खिंचाव इस पे नहीं लग रहा, दोनों पे लगेगा खिंचाव। तो अब ये फोर्सेज है, इनकी लाइन को देखो और जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसको देखो, अलोंग है कि नहीं है। आई बात समझ में। ये कूलॉम का स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके फॉर्मूला बनाते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू
और आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है ना, देयर कम्स अ कांस्टेंट, आता है कोई ना कोई कांस्टेंट। वो दो तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं। नंबर वन, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटी में आता था, या फिर वो कंडीशनल कांस्टेंट हो सकता है, जो कि अलग अलग सीन में अलग अलग वैल्यू ऑफर करता है। तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है एफ इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे। क्या कहा है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ ना, ये लगाने से पहले हम मैग्नीट्यूड थोड़ी बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। यहां तक भी हम ऐसा लिख देंगे, और फिर मैग्नीट्यूड जब हम इसका निकाल लेते हैं तो फिर इनसे भी ये निशान हटा देते हैं और इस पे से वेक्टर हट जाता है। वेक्टर हटने के बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। अच्छा अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो कांस्टेंट आता है इसका इंट्रोडक्शन नेसेसरी है। के हियर इज अ कंडीशनल कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कोलोम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इसी के नाम है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोलोम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके नाम है। और ये खुद सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, उस पे ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, जिसको एप्सिलॉन ये ऐसा निशान होता है। उसके बारे में डिटेल बात कल करेंगे, पर आज इतना समय नहीं है आपके पास, फिर जाना भी होगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला जैसे कि आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में होता था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे करके आया था ना। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था F फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड विद r स्क्वायर। ऐसे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कि सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस लॉ को जो फॉलो करते हैं ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये वाला स्टेटमेंट, इसको तो फॉलो करते हैं, इस लॉ को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इनकी कंपैरिजन में देखो, जो रोल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज का है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो मास का रोल है। और जो रोल यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जी की जगह यहां पर कौन कर रहा है, कोलॉम्स कांस्टेंट। लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हर सीन में सेम ही वैल्यू ऑफर करता है, बट यहां पर तो ये वैल्यू 0 टू इंफिनिटी चेंज होती है। कोलॉम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बात एक ही है। ठीक है, स्मॉल की is a conditional constant इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट तो है पर कुछ कंडीशन भी कांस्टेंट है। अगर कंडीशन चेंज हो गई तो ये भी चेंज हो जाएगा। हाँ, फिर नया मीडियम आ जाएगा तो उसके लिए अलग से कांस्टेंट होगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है कि कोई मीडियम ही नहीं, मतलब वैक्यूम है, या फिर वाटर है, कोई और ऑयल वगैरह हो सकता है, या वुड वगैरह हो सकती है, मेटल प्रेजेंट हो सकता है। तो अलग अलग केसेस के अंदर दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन भी इफेक्ट होगा। ओके, सो इसका देखो, पहले तो कोई भी कांस्टेंट आ जाता है ना फॉर्मूला में, तो हम रुक के ये बताते हैं कि ये कांस्टेंट कौन है, ये किस तरह से बिहेव करता है, और ये कांस्टेंट है, इसका ऐसा यूनिट क्या है ना, डायमेंशंस क्या है, ये चीजें बतानी होती है। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी, ऐसा यूनिट इसकी देखो फॉर्मूला से आती है, ऐसा यूनिट है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो के का फॉर्मूला क्या बनता है, के इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर डिवाइड विद, बोलो Q1 Q2,
इसी फॉर्मूला से इसका ऐसा यूनिट जनरेट होगा। तो क्या होता है बताओ? फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना। तो के का ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन डॉट आर स्क्वायर, मतलब सेपरेशन का स्क्वायर। और सेपरेशन के लिए मतलब डिस्टेंस ही एक तरह से क्या यूज करते हैं, लेंथ का मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड विद, इस चार्ज की वैल्यू कोलॉम में आएगी, इसकी वैल्यू भी कोलॉम में आएगी, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कोलॉम स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस क्या होंगी? देखो इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। ये फोर्स का ही है न्यूटन, है ना। चाहे फोर्स यहां से देख लो, फोर्स का ऐसा ही क्या डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ? वेरी गुड वेरी गुड, याद रहना चाहिए बेटा। एम एल टी माइनस टू डॉट, फिर लेंथ का स्क्वायर डिवाइड विद, हाँ कोलॉम को हम क्या लिखते हैं बताओ? ये कोलॉम है ना, इसको डायमेंशनली क्या लिखते हैं हम? एम्पियर इंटू टाइम। तो एक कोलॉम को लिखते हैं एम्पियर इंटू टाइम, तो कोलॉम स्क्वायर क्या हो गया? एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब इसको आप कंबाइन कर लो, तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशंस आपके पास आएगा एम एल क्यूब टी माइनस 4 ए इनवर्स स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन आ गया। बना सकते हैं ना, जिस फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट होती है उसी फॉर्मूला से डायमेंशंस भी कैलकुलेट होती है और यूनिट्स भी कैलकुलेट होते हैं। इजी। ओके, फर्दर हमने क्या बोला था कि ये कंडीशनल कांस्टेंट है। अगर ये कंडीशनल कांस्टेंट है तो उस कंडीशन को भी ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो कोलॉम्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक permittivity of medium between the charges। और ये कह सकते हैं कोलॉम्स कांस्टेंट डिफाइन कैसे है ये? कोलॉम्स कांस्टेंट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये एक और कांस्टेंट, बल्कि ये भी कंडीशनल ही है, 1 मोर कंडीशनल कांस्टेंट, और ये मीडियम वाइज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफर करता है। ठीक बात। तो एक एक, जैसे इसको अपन ने देख लिया कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन क्या है, सब देख लिया ना, स्ट्रेस फ्री। अब इसको भी देखेंगे, ये भी टेंशन फ्री करेंगे। ठीक है, यहां पर इसका ऐसा यूनिट हमें पता है तो इसका भी निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई के। इसका यूनिट उल्टा कर देंगे, एप्सिलॉन का यूनिट बन जाएगा। देखो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या देगा? कोलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। ये होगा, देखो। अब बात करते हैं डायमेंशंस। एप्सिलॉन के डायमेंशंस ये क्या आ जाएंगे बता दो जरा, देख के बता दो। हाँ नहीं, ये शुरू में पहले थोड़ा वो एम एल टी को अपन सीक्वेंस में लिखते हैं ना, तो वैसे लिख दो। कोई जरूरी नहीं, आप बोल रहे हो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं कह रहा, पर वो जो सिस्टम सब फॉलो कर रहे हैं उसको मेंटेन कर ले, क्या दिक्कत है अपने? बताइए। एम एंड एल एंड टी एंड ए, स्पीक अप द पावर्स। एम इनवर्स, एम इनवर्स एल क्यूबिक इनवर्स टी
फॉर ए स्क्वायर। ठीक, इनवर्सली रिलेटेड है ना दोनों, तो ऐसा होगा। अब देखो, ये जो परमिटिविटी है, इसका ऐसा यूनिट में कोई डाउट नहीं है, इसका फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है, और डायमेंशन में कोई डाउट नहीं है। फर्दर हम इसका एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बेसिस पर कि मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ क्या होता है। वैक्यूम में है तब कितना है, मीडियम आ जाएगा फिर कितना हो जाएगा, है ना। और मीडियम फोर्स को रेज करेगा कि ड्रॉप करेगा, वो चीजें देखने की है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बढ़िया होगा। तो आपके जो नोट्स हैं उनको मुझे एडिट, क्योंकि मेरे पास जो वर्जन है उसका वो लीगल पेज का है, और आपके जो प्रिंट आउट मिलेंगे वो A4 साइज के मिलेंगे, वो उस पर प्रिंट आउट सही नहीं बैठेगा। तो मैं कंप्यूटर में उसको एडिट करके फिर आपको दूंगा। अभी एडिट कर रहा था लेकिन बीच में ही कंप्यूटर हैंग हो गया और वो फाइल रिसेट हो गई, चेंजेस सेव नहीं किया, तो वो काम चौपट हो गया। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे ट्राई। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नहीं, वो जो नोट्स है ना, वो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो प्रिंट करा के लिखना या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के लिखना, लेकिन वो आपको लिखना है। हाँ, डायरेक्ट लिख लो। हाँ, फिर तो अभी भेज देता हूँ मेरा हाँ, परमिटिविटी को समझने में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। कूलॉम्स लॉ वगैरह सब इजी है। परमिटिविटी के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। मनन समझते हो बेटा? सीखने के बाद उस चीज को हम लगातार सोचते हैं ना, उसको मनन कहते हैं। उसका सेंस पकड़ में आता है। अगर किसी भी चीज को आप अपने ब्रेन में एक स्पेस देते हो ना, तो उसका सेंस आपको कैप्चर होता है और फिर उसे भूलते नहीं है। असली पढ़ाई जो किताब से उठने के बाद होती है, जो दिमाग में चलती रहती है, वो। इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या असर पड़ता है इसको देखो। लेट 2 पॉइंट चार्जेस be placed in vacuum. Electric force between them. देखो वर्ड हमने क्या लिखा है, बिटवीन देम। हमने ये नहीं लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, जैसे नहीं लिखा, क्योंकि दोनों पे सेम ही लगता है। बस वो डायरेक्शन जो होती है ना, एक दूसरे से ऑपोजिट रखते हैं। ओके, तो वैक्यूम में है, ये चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है, चार्जेस Q1 एंड Q2 है, और बीच में जो मीडियम है उसके लिए मैं एक यहाँ नोटेशन दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है वैक्यूम का परमिटिविटी, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इलेक्ट्रिक फोर्स वेल देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस इज, यहां पर आएगा कूलॉम्स कांस्टेंट, फिर आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैक्यूम के लिए कूलॉम्स कांस्टेंट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात। इफ a medium of permittivity epsilon is present between them, electric force would be हाँ जी, F in medium, ये चार्जेस हैं बिल्कुल ऐसे ही, Q1 Q2, बीच का सेपरेशन है R स्क्वायर, सॉरी R है, और मीडियम जो है ना वो एप्सिलॉन परमिटिविटी का है। दिस टाइम फोर्स इन द मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2।
अब इस फोर्स में और इस फोर्स में रिलेशन क्या है, बस इतनी सी बात है। तो हम एक काम करते हैं ना, जब भी हमें दो क्वांटिटीज का हमें रिलेशन देखना होता है तो हम उनका रेशियो निकालते हैं। ठीक, रेशियो निकाले तो किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो। हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला 1 है ना, इसमें हम फॉर्मूला 2 का डिवीजन कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एलएचएस में तो आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू आरएचएस में जो सेम सेम है वो सब गए। सेम सेम कौन है, 1/4 पाई, इसका भी दोनों डिवाइड होके कट गए। और ये वाला टर्म जो दोनों के अंदर सेम है गया ना, बचा कौन, इसमें तो बचा 1/ε0 और इसके अंदर डिवीजन में आएगा 1/ε। तो ये ऐसे आएगा 1/ε0 अपॉन 1/ε। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो मैथ्स में बेटा, आपके बायो है क्या, दोनों के मैथ्स है? तो मैथ्स में तो हम ऐसा लिखते हैं ना, a अपॉन b, ये कोई रैशनल नंबर है, डिवाइड विद c अपॉन d अनदर रैशनल नंबर। तो ये ऐसे होता है a अपॉन b इंटू d अपॉन c, ऐसा हो जाता है ना। यहां पर ऐसा करेंगे क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन ε0, ये आएगा ना, इजी। इट बिकम्स एप्सिलॉन अपॉन ε0। इसका मतलब ये हो गया मीडियम का एप्सिलॉन डिवाइड विद वैक्यूम का एप्सिलॉन। वैक्यूम का एप्सिलॉन कांस्टेंट है, वैक्यूम का एप्सिलॉन का वैल्यू बताता हूं मैं। इसको अपन एक और नाम देते हैं कैपिटल के और रिलेटिव एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। कई बुक्स वाले इसको फॉलो करते हैं, बाकी आपको बोर्ड की बुक्स के अंदर आपको एप्सिलॉन आर नहीं मिलेगा। लिखना गलत नहीं है, ये लिखना सही है, रिलेटिव वैल्यू ऐसे निकालते हैं। कैपिटल के से भी इसको चौकती याद रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है वो स्मॉल के होता है, और ये कैपिटल के। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये आ गया आपका रिलेशन, ये बताता है आपको कि मीडियम का क्या असर पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, देखो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड विद के। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। के का वैल्यू आपका किसी भी सब्सटेंस की आप बात कर लो, अगर आप वैक्यूम के लिए बात करोगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, के यहां बैठा नीचे, इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, मिनिमम वैक्यूम के लिए होती है। और बाकी जो अलग अलग मीडियम है उनके लिए ये अलग अलग वैल्यू ऑफर करता है, इन्फिनिटी तक, इसकी रेंज इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ओके। यहां मैंने आपको बोला देखो, अगर के ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसे में एक बात मान के चले, वैक्यूम के लिए के इक्वल टू 1 है, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं कर, बात तो मीडियम की हो रही है। तो मीडियम के लिए के ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब ये हो गया मीडियम में जो फोर्स होता है ना, इधर लेस देन और इक्वल टू वैक्यूम के फोर्स के होता है। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में कोई भी मटेरियल आ जाता है ना, तो एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे जो फोर्स पड़ रहा है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है 8.854 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर, यही होता है इसका यूनिट। ये होता है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। अब फिर आपके दिमाग में ये आएगा, एक फॉर्मूला देखो, यहां एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कहां से, यहां से, ये वाला एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, जिस तरह से ये है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है वैल्यू, हर एक मीडियम के लिए कॉम्प्लेक्स है।
किसी में 10 टू द पावर -11 आएगा, किसी में 10 टू द पावर -12 आएगा, किसी में 10 टू द पावर -9 आएगा, और किसी में -6 आएगा, किसी में -4 आएगा। और यहां पर भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा याद करना इसको मुश्किल है ना। लेकिन जब हम ये ऑपरेट करते हैं ना, तो इसमें क्या है, नियरली एक याद रखने वाली वैल्यू आ जाती है। जैसे कि 1 आ गया, 5, 6, 10, 81, वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए 81 आ गई, है ना। और किसी के लिए 500 आ गया, किसी के लिए 10,000 आ गया। इस तरह का वैल्यू इजीली याद रह जाता है ना। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने का फायदा भी है। कैपिटल के को हम बोलते हैं, कैपिटल के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, also called relative permittivity। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो हम ये तो चल ही रहे हैं लेके, ये आपको पता है ये कॉलम स्मॉल क्या आया था और उसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए इतनी आ गई और मीडियम के लिए इतनी आ गई, कोई उलझन वाली चीज नहीं है। इनको डिवाइड करने से हमें ये मिल गया बस, मीडियम का एप्सिलॉन अपॉन वैक्यूम का एप्सिलॉन। ये वैक्यूम वाला है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये वाली वैल्यू है। ये याद ही करनी है, आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप मीडियम के लिए कोई वैल्यू ये आपके पास है, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवीजन करने से एक इजी टू मेमोराइज वैल्यू आती है, उसको आप बोल देते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड फॉर योर कन्वीनियंस टू कैलकुलेट द वैल्यूज। आपको ये कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैं वाटर की बात कर रहा हूं। दो चार्जेस पहले तो वैक्यूम में थे और अब वो वाटर है। वाटर है मतलब प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर के लिए ये जो के होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 81। ठीक है। तो यहां पर क्या है, डिस्टिल वाटर में जो फोर्स आएगा ना, वो क्या आएगा, यहां देखो, वैक्यूम में जो भी फोर्स लग रहा था डिवाइड विद 81, है ना। इस एप्सिलॉन जैसी ऐसी वैल्यू के चक्कर में पड़ने से होता है सीधा कैलकुलेशन, इजी टू कैलकुलेट। तो ये दिखने में ऐसा लगता है एक बार तो कि ये क्या आ गया, इतने सारे एक साथ आ गए, ये भी इधर से मुंह निकाल रहा है, ये भी ये आगे, एक बार तो ऐसा लगता है कहां से आ गए इतने सारे। लेकिन ये इजी बनाने के लिए हो रहा है सब। ठीक। और अगर फिर भी कॉम्प्लेक्स लगता है तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम दो से, टाइम का कॉन्सेप्ट है। ठीक बात। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग मीडियम आ जाते हैं। मीडियम का मतलब ये मानना मटेरियल, सब्सटेंस, अलग अलग मटेरियल है, तो उसके लिए एप्सिलॉन के वैल्यूज तो नहीं करेंगे अपन, इसकी वैल्यूज करेंगे, कैपिटल के की वैल्यूज, बिकॉज इट इज इजी टू मेमोराइज। फॉर वैक्यूम के इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 टाइम्स 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। ये वैक्यूम का डेटा है। ठीक। ओके। वैक्यूम के लिए स्मॉल के क्या होता है, एंड कूलम्ब कांस्टेंट का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक मिनट, ये कूलम्ब कांस्टेंट वैक्यूम के केस में है। इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई दिस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है, नियरली वेरी क्लोजली यही आता है। अच्छा, वाटर, हाँ जी, फॉर H2O, H2O बोले तो मतलब मिनरल वाटर नहीं, H2 मीन्स H2, डिस्टिल वाटर। K इक्वल टू 81, और आप चाहे तो 80 ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी होने के लिए आप 80 ले सकते हो। ठीक है। चाहो तो 80 राउंड अप कर सकते हो इसे। ठीक है। ओके। और एप्सिलॉन, इसका एप्सिलॉन कैसा आएगा, 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 80 टाइम्स आ जाएगा इस वैल्यू का। तो इसको याद कर लिया ना, कैपिटल के को, इसको याद कर लिया ना,
तो ये जनरेट करना बहुत ईजी है फिर। और अगर एग्जाम में वैसे तो नहीं आया पर आ जाए क्वेश्चन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल वाटर। तो सोचो हे भगवान वो कौन याद, वो तो याद ही नहीं करा कभी, ध्यान ही नहीं दिया कभी। अब लो फंस गया। आज तो कुछ नहीं फंसे, आप एकदम सही हो। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना उसका, कर लो रिकवर। इस वैल्यू को यहां पुट करके कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर को एडजस्ट करो, साइंटिफिक फिगर्स में लिखो। अच्छा और ऐसे ही के भी कैलकुलेट हो जाएगा इसका। 4 कंडक्टर्स, अब ये कहते हैं कि साल्ट वाटर के लिए कितना है ना, या एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कितना, बेसिक सॉल्यूशन के लिए कितना। तो मैंने आपको बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस एंड साल्ट सॉल्यूशंस, दे आर इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है ना आपको। कंडक्टर चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे मेटल हो, या ग्रेफाइट जैसा कोई नॉन मेटल कैसा भी हो, कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम प्लेस है, सेम पोजीशन है। तो यहां पर कंडक्टर्स के लिए K इक्वल टू होगा इनफाइनाइट, याद रखना। एप्सिलॉन कितना होगा इसका, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। परमिटिविटी इनफाइनाइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। कोलोम कांस्टेंट क्या आएगा इसका, कोलोम कांस्टेंट फॉर मेटल या के कंडक्टर्स क्या आएगा, 1/4 पाई इनफाइनाइट। क्या आएगा, 1/, इनफाइनाइट आ गया। वो क्या होता है, 1/, इनफाइनाइट क्या होता है। अच्छा इन्फिनिटी को देखो, मान लो कि मैं इन्फिनिटी को कह रहा हूं समथिंग, जैसे समथिंग अपॉन 0, ये इनफाइनाइट है कि नहीं, है ना। और 1/, इनफाइनाइट का मतलब मैं लिख रहा हूं 1 डिवाइड विद 5/0। क्या आएगा, 1 इंटू 0 डिवाइड विद 5। ये क्या आएगा, हाँ, एनीथिंग डिवाइडेड विद 0 इज इनफाइनाइट। अब इसमें 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग। लो 50 ले लो, ले लो ऐसा, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा। 0/, एनीथिंग इज 0, सही ना। तो कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 0। इसका मतलब ये हो गया, अगर दो चार्जेस के बीच में हम कंडक्टर रख देते हैं ना, तो उन चार्जेस का एक दूसरे पर जो फोर्स इंपोज होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। गुड। इसका मतलब ये हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टर टू चार्जेस कैन नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन अनदर। वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। बात समझे होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, भाई ये देखो, ये एप्सिलॉन किसका है, कंडक्टर्स का, कंडक्टर्स का। और ये क्या किसका है, कंडक्टर्स का है। ठीक है, मैं इतना सा लिख रहा हूं हिंट के लिए, आपको याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कई बार आ गया है, राइट डाउन परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ कॉपर। कभी पूछ लिया निकल, और एक बार पूछ लिया सिल्वर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ सिल्वर। क्या होगा आंसर, इनफाइनाइट, क्योंकि वो कंडक्टर है, और कंडक्टर चाहे कैसा ही हो, कंडक्टर के लिए परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 होता है। और अगर कंडक्टर बीच में आ गया तो एक दूसरे पर कोई चार्ज फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इंटरेक्शन बंद हो जाएगा। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज से क्या होगा, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ओके। इसके अलावा जैसे ग्लास हैं अलग अलग टाइप के, तो और मिका है, तो इनके लिए भी इंडेक्स है, वो 0 to 10 के बीच में नंबर्स होते हैं अलग अलग इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेनली इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है, सही बात है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, ये तो हो गया, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच तो अपने को पता है कि भाई फोर्स किस तरह से रिएक्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा आपने, व्हेन मेनी वेक्टर्स, हाँ वो एक वन आफ्टर अनदर,
मतलब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेक्टर्स इम्पोज्ड देयर। तो उस सब का वेक्टर सम कर लो, जो रिजल्ट बनता है वो ओवरऑल वैल्यू है, टोटल वैल्यू रिजल्ट बनेगा, वो उन सब का रिजल्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर अगर आपको टोटल फोर्स उन सबका निकालना है ना, तो सबका अलग अलग से फोर्स कैलकुलेट करो उसके साथ, और उसके बाद में उनका वेक्टर सम कर दो, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस की वजह से हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से हो, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपांड करता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिंपली मैं ये कहूं, जैसे कि एक, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अभी इस कमरे में पेंट कर रखा है ना, ये फ्रेशली पेंटेड रूम है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस पेंट की वजह से ना एक स्मेल फैली हुई है ना। उस स्मेल की इंटेंसिटी है ना, वो कहीं पर कम है, कहीं ज्यादा है। अगर आप दीवार के पास बैठे हो तो आपको शार्प स्मेल आएगी इसकी। और मैं जैसे यहाँ एयर फ्लो हो रहा है विंडोज के अक्रॉस, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये लाइट फील हुई है। तो अलग अलग पोजीशंस पर मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ मेरी नोज से कि ये स्मेल है कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है ना, तो अलग अलग पोजीशंस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और जितनी दूर में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा स्पेस क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस मेजरेबल क्वांटिटी अलग चीज है। देखो इसके बारे में इतना याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग ए पॉइंट चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। अब इसका मेजरमेंट अगर हम करते हैं, तो मेजरमेंट के लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। या इसको इक्विवेलेंट बोल देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दोनों नाम आपको अभी समझ में आ जाएंगे, ये थोड़ा बाद में समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, इसके लिए हमें किस चीज की और जरूरत पड़ेगी उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर इसको बहुत ही केयरफुली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसके पास में तो स्ट्रॉन्ग है, दूर जाएंगे तो वो वीक होता जाएगा, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें क्या करना है, हर एक पोजीशन पर इसकी वैल्यू को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, हमें चाहिए एक ऐसा चार्ज जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग पोजीशंस पर टेस्ट करे इसकी स्ट्रेंथ को, और हमें बताए कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, इसको हम ऐसे लेते हैं क्यू नॉट। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बता देता हूं। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अच्छा जी, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। ऐसा कौन सा चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही चाहिए, नहीं होता मतलब चार्ज ही नहीं है फिर। क्योंकि हम अगर सोचते जाए तो सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, ई, एलिमेंट्री चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन के उतना सा,
तो उस चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता? अरे अच्छा खासा होता है भाई। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल होता है, बढ़िया होता है। हम उसको ये नहीं कह सकते नो और सिग्निफिकेंटली नॉट, इतना कमजोर नहीं होता है। इसका मतलब ये है सिर्फ ये हमारा एक इमेजिनेशन है, एक्चुअली टेस्ट चार्जेस डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो फिर ऐसी इमेजिनेशन करने का कुछ ना कुछ तो पर्पज होगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि अभी से सब कुछ नहीं जान सकते, थोड़ा आगे चलेंगे तो पता चलेगा। अच्छा जी, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज नेग्लिजिबल। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल चार्ज है, इमेजिनरी इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, ओके। अब ऐसा चार्ज हमने सोचा क्यों? तो देखो, कोई जैसे हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, है ना? छोटे बच्चों को हम डायपर पहनाते हैं, और डायपर जिस पर्पज से पहनाते हैं आपको बताइए, है ना? और बच्चे ने कर दिया उसमें पोटी। अब उसकी माँ आसपास घूम रही है, उसको पता चल जाएगा, एक सिग्नल जाएगा, उसकी माँ को पता चल जाएगा कि इसने कर दिया धमाका, है ना? ठीक है, कैसे पता चला उसे? उसने टेस्ट किया, उसको पता चल गया। कैसे? उसकी एक स्मेल है गंदी सी जो कि चारों तरफ फैल गई है, ठीक है? और जिस चीज से उसकी मां ने टेस्ट किया वो क्या है? नोज। नोज पता तो कर सकती है कि समथिंग इज फिशी, बट ये पता नहीं कर सकती, मतलब खुद की कोई उसकी कोई स्मेल नहीं है। नोज की खुद की कोई स्मेल नहीं है, लेकिन वो स्मेल को टेस्ट कर सकती है। सिमिलरली टेस्ट चार्ज क्या करता है? सिर्फ पता लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती है। पर क्यों नहीं होती? बिकॉज टेस्ट चार्ज मस्ट नॉट इफेक्ट और चेंज, must not affect or change the source electric field when placed there। हमारी नाक किसी भी पोजीशन पे जा रही है तो वहां की स्मेल को इफेक्ट थोड़ी करती है, स्मेल वहां पर उतनी ही रहती है। ये अपनी खुद की स्मेल नहीं रखती जिससे कि चेंज हो जाए, ठीक है? और किसी जगह पर वो स्ट्रांग है, अगर लाइट भी चली गई तो अंधेरे में भी माँ पता लगा लेगी कि मेरा बच्चा है कहां पर, है ना? उसको सूंघते 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 जाएगी, जिस डायरेक्शन में उसको बहुत तेजी से उसकी स्मेल बढ़ती हुई लगेगी ना, उस डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगी और सीधा जाके डायपर ऊपर गई। वही बेबी ने पहन रखा। समझे बात को? तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपके दिमाग में ये एक आइडिया आया कि नहीं आया? डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is force per unit test charge प्लस दैट है पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? पॉइंट की, मतलब पोजीशन। पॉइंट मतलब पोजीशन है, तो पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होती है। ये डिफाइन फोर्स से होता है, लेकिन ये एक ही चार्ज को इन्वॉल्व करेगा। देखो कैसे करेगा। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बोलते हैं, और आपकी एनसीईआरटी की किताब में तो सीधा का सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रखा है इसको, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डेफिनेशन है बस, और ये है पैरामीटर जिसकी वैल्यू मेजर होती है। इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज चाहे कितनी वैल्यू का है, पर यूनिट वैल्यू आएगी कैसे? डिवाइड विद क्यू नॉट कर दो, है ना? अच्छा, मैं कहूं कि मैं ये कहता हूं कि मेरे को
4 टॉफी मिली 0.1 रुपीज में, या मैं कहूं 0.01 रुपीज के अंदर मेरे को 4 टॉफी मिली है 0.01 रुपीज के अंदर। ठीक है, अब इसकी रेट क्या है उसके लिए बताओ, मैं डिवीजन कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? डिवीजन ही करूंगा ना इसका, तो मेरे पास आएगी 400 टॉफीज पर रूपी। आगे की ये क्या है, रेट है। देखिए मैंने निकाला किससे, मैंने 0.01 रुपी को एक्सपेंड किया और उससे 4 टॉफी खरीदी। अब मुझे नहीं पता कि किस रेट से वो दिया है, मैंने घर आके कैलकुलेट किया कि भाई 0.01 रुपी के अंदर 4 टॉफी आती है तो पर रूपी कितना आ जाएगी, डिवाइड कर दिया मैंने। यहां पर भी ये काम किया है। ये तो बहुत छोटा है, पर अगर इसकी जगह यूनिट वैल्यू होती तो यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट होती, यूनिट के लिए कैसे आएगा, डिवाइड कर दो। बट कीप इट इन माइंड दैट देयर इज अ कंडीशन ऑन इट, इट शुड बी अ टेस्ट चार्ज, नॉट अ रियल चार्ज। ओके, इफ देयर वुड बी अ रियल चार्ज, the value of electric field at that position would be changed. So limit q node tends to 0, q node tends to 0। देखो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी देखो, its magnitude is negligible। negligible कहने का मतलब है वेरी क्लोज टू 0, 0 के आसपास, 0 के लमसम वैल्यू है तो हम कह देते हैं इट इज वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे मैं कहूं कि ये एक चौक का डब्बा है और ये ओनली 50 रुपीज का, मान लो ये 50 रुपीज का है और इसमें 150 चौक चाहिए, तो ये चौक का टुकड़ा है छोटा सा, इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसको बेचना चाहता हूं मैं, इसकी कॉस्ट क्या होगी? कोई लेना चाहता है मेरे से, ले तुमको, इट्स कॉस्ट इज नेग्लिजिबल, टेक इट फॉर फ्री। आप ऐसे ले जाओ, इट्स कॉस्ट इज नॉट पेएबल, बहुत सस्ता पड़ा है, तो मैं कह दूंगा कि नॉट पेएबल। 10 रुपए के आगे मान लो 10 रुपए का, फिर इसमें 150 होगा, अब वो तो वेरी क्लोज टू 0 हो गया ना, निकाल के देखो आप 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट और 0.1 0.05 ऐसे करके जो वैल्यू आती है 0.0 करके कुछ बोला जाता है, दे आर वेरी क्लोज टू 0, हम ये कह देते हैं। ये फिजिक्स में सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, ये फिजिक्स में ओवरऑल ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलो ये चीजें समझ में आएगी नहीं। ये डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, यहां से ऐसा यूनिट इक्वल टू, बताओ, फोर्स का ऐसा यूनिट डिवाइड विद चार्ज का, न्यूटन पर कॉलम। लेटर वी विल फाइंड वन मोर formula and which will give you volt upon meter. Now if we talk about its dimensions, then electric field का dimensions बताओ क्या आ जाएगा, mlt minus 2 डिवाइड विद 80, क्या आएगा, mlt minus 3 a इनवर्स, हो गया नहीं, सही है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन आई है बस। अब बात ये आती है कि ये क्वांटिटी किस टाइप की है। फोर्स का तो हमें पता था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, कूलॉम फोर्स की बात करें, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वो वेक्टर है, हमें पता है वेक्टर वो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि फोर्स से डिफाइन हुआ है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन वो इसमें भी इंट्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, अब वेक्टर है तो बताना पड़ेगा डायरेक्शन किधर है, कुछ डायरेक्शन इज along the force, so electric force acting on positive टेस्ट चार्ज। अब देखो एक एक चीज बता बेटा, यहां पर हमने क्या कहा, टेस्ट चार्ज कैन बी टेकन नेगेटिव और पॉजिटिव, इट विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेने से इस रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। और यहां पर हमने क्या कहा, डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय द और वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज
द सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज अलाउ नहीं किया हमने, यहां पर पॉजिटिव अलाउ किया, क्योंकि ये मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है लॉजिकल। और जहां पर भी लॉजिक की बात आती है तो हम प्रेफरेंस हमेशा स्टैंडर्ड नेचर देते हैं। कौन सी होती है स्टैंडर्ड नेचर चार्ज की? पॉजिटिव। स्टैंडर्ड हमेशा किसको मानेंगे? पॉजिटिव को। देयर विल बी ए फॉर्मूला जनरेटेड बाय अज्यूमिंग पॉजिटिव एज ए स्टैंडर्ड चार्ज, बट इट विल वर्क करेक्टली फॉर नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। उसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट करेंगे ना, पॉजिटिव स्टैंडर्ड लेंगे और नेगेटिव के लिए वो सिर्फ एक माइनस लग के अप्लाई हो जाएगा, है ना। और वैसे भी नेगेटिव चार्ज अपने साथ एक माइनस को लेके घूमता ही है जेब में, जब वो रखा जाएगा तो अपने आप उसका माइनस चलेगा वहां। बात समझ में? तो ये है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके लिए एक टेस्ट चार्ज नाम की चीज होती है, उसको पहले समझ लिया है हमने, और फिर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन, सब कुछ क्लियर। अब बात रह जाती है सिर्फ प्रैक्टिस पे, ठीक है।